देखिए, कर्नाटक में राम के नाम पर सियासत देखने को मिल रही है, लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर आपको राजस्थान की बताते हैं, जहां पर देखिए लगातार जिस तरीके से खबर सामने आई है कि भारत जनसंख्या के मामले में इस वक्त दुनिया का एक नंबर देश बन चुका है। हम आबादी के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ चुके हैं। सच ये है कि आबादी के बोझ अब अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इन तमाम खतरों के बीच हिंदू संत समाज को ऐसा अलग ही चिंता सता रही है। इस मुद्दे को लेकर अब प्रेमानंद महाराज ने अपनी चिंता जाहिर की है, और क्या है उनकी चिंता और उनका चिंतन कितना जायज है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। जनसंख्या के मामले में भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। ऐसे में पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद महाराज ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। महामंडलेश्वर ने भागवत कथा के दौरान हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने का आह्वान किया। प्रेमानंद महाराज ने मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर अपनी चिंता जताई। साथ ही उन्होंने इंडोनेशिया का उदाहरण देते हुए आने वाले भविष्य को लेकर हिंदुओं को आगाह भी किया। प्रेमानंद महाराज की बातों को कई धर्मगुरु भी आगे बढ़ाते नजर आए। आज से 25 साल पहले 2 करोड़ थे, फिर हुए 9 करोड़ और अब हो गए हैं 38 करोड़। वो दिन दूर नहीं है कि हिंदुस्तान इंडोनेशिया ना बन जाए। आज इंडोनेशिया में अगर इंडोनेशिया की रामलीला जो है टिकट से देखी जाती है। धर्म विशेष की बात करते हुए प्रेमानंद ने कहा कि 25 साल पहले वो लोग 2 करोड़ थे, फिर 9 करोड़ हुए और अब 38 करोड़ हो चुके हैं। ऐसे में हिंदू बहनों को सोचना होगा। महामंडलेश्वर ने साफ कहा कि वो 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं। ऐसे में हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। एक आदमी के कितने पुत्र होते थे? भागवत में लिखा है 60,000 और अब एक ज्यादा से ज्यादा 2। परंतु आज इस बात की चिंतन और चिंता करने की आवश्यकता है। इस भारतवर्ष को अगर हिंदुस्तान बनाना है तो हमारी माताओं को एक नहीं, कम से कम एक परिवार में 4-4 पुत्र होना चाहिए। हमारे 2 से हम अब शेर का बच्चा एक ही अच्छे पर आ गया हिंदू, और वहीं दूसरी ओर हम 4 हमारे 40 की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे जनसंख्या अनुपात का बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। 4 बच्चे हमें होने चाहिए। वैसे तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इतने बच्चे आपके पास होने चाहिए कि एक बच्चे आपके घर से साधु भी बने, देश की रक्षा के लिए भी एक व्यक्ति आए, एक व्यक्ति आपके घर के रक्षा के लिए भी आए। तो मुझे लगता है ये समयानुसार शास्त्र का, परंपराओं का और सामाजिक ज्ञान का भी विषय है। महामंडलेश्वर प्रेमानंद पहले संत नहीं हैं जिन्होंने इस तरह का बयान दिया। इससे पहले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर और प्रदीप मिश्रा भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। तो हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंता ने जनसंख्या की सच्चाई को देश के सामने रखने की कोशिश की थी, जिस पर जमकर सियासी बखेड़ा भी देखने को मिला था। इस बीच ये जानना भी जरूरी है कि जनसंख्या पर लोगों का क्या सोचना है। बिल्कुल करना चाहिए, वरना 2047 तक 50% मुस्लिम की आबादी देश में होने जा रही है और फिर आगे इस्लामीकरण के लिए देश बढ़ रहा है। इसलिए प्रेमानंद महाराज जी जो कह रहे हैं, हिंदुओं पे इस पे बहुत गंभीर से विचार करना चाहिए। 4 बच्चों का आशय सिर्फ किसी और अन्यथा चीज़ों पर न ले जाएं, इस चीज़ पर ले जाएं कि जैसे कि एक भाई होता है, पहले के ज़माने में 4-4, 5-5 बच्चे होते थे घर में, रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं। हिंदुओं से कहा है कि 4 बच्चे पैदा करें, तो उसके पीछे ये है कि तमाम अन्य धर्म के लोग 4 बच्चे 6 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश की आबादी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देश की आबादी के साथ वो अपने धर्म को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देश में तेजी से बदल रही डेमोग्राफी को देखते हुए जनसंख्या कानून की मांग भी उठ रही है, क्योंकि यही एक जरिया है डेमोग्राफी को संयमित रखने की। लेकिन जब भी जनसंख्या कानून लाने की बात शुरू होती है, विपक्ष दल तुष्टिकरण का राग अलापने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, अब जनसंख्या को लेकर यहाँ पर तमाम चीजें सामने आ रही, लेकिन अब आपको आंखें खोलती एक रिपोर्ट दिखाएंगे जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि जनसंख्या में किस तरीके का असंतुलन जो है वो पैदा हो गया है आबादी पर। ये आंखें खोलती रिपोर्ट पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति की तरफ से रिपोर्ट आई है, जिसमें आपको बता दें कि आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी अगर कहें तो 7.82% घट गई है। आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 43.15% बढ़ गई है।
वहीं 1950 से 2015 तक बात करें तो जनसंख्या पर रिसर्च हुई है। ये जो रिसर्च है वो 1950 से शुरू हुई थी। आपको बता दें कि हिंदू 84.68% से गिरकर 78.06% पर आ गए हैं। वहीं मुसलमानों की अगर बात करें तो 9.84% से बढ़कर 14.09% पर आ गए हैं। सिख की बात करें तो 6.58% है। ईसाई की हिस्सेदारी 5.38% बढ़ गई है। जनसंख्या में पारसी और जैन का हिस्सा कम हुआ है और 65 सालों में जनसंख्या में भारी असंतुलन दिखाई दिया है। ये आपको रिपोर्ट हमने दिखाई जिस पर जो आबादी पर आंखें खोलती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान विधानसभा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो नहीं आनी चाहिए थी। दरअसल आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में बजट को लेकर चर्चा हो रही थी और इसी दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कोटा उत्तर से विधायक शांति कुमार धारीवाल जो अब जो है काफी चर्चाओं में आ चुके हैं और चर्चाओं में आने की वजह यह है कि उन्होंने विधानसभा स्पीकर को गाली दे डाली और इसी के साथ ही सभापति को धमकी दे दी है। इसके बाद से ही ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और साथ ही साथ बीजेपी जो है वो गुस्से में भी लाल है। लेकिन आखिर ये पूरा बवाल कैसे शुरू हुआ, ये नया विवाद क्या है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। शांति धारीवाल की गिरती यूं तो राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती है, लेकिन आए दिन वो अपने बयानों को लेकर गलत वजहों से चर्चा में रहते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर शांति धारीवाल अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं और विवाद भी ऐसा कि वो थमता नहीं दिख रहा है। आज 65 लोग हो रहे हैं बोलने वाले मानी। अरे वो तो कितने ही बोलने वाले हो तो देर तक चला लेना, लेकिन 5 मिनट दे दो। आप बोलिए 30 मिनट। कोटा लेना नहीं लेना तुम्हें। 30 मिनट से अधिक बोलिए हो। हैरानी ये है कि कांग्रेस सांसद शांति धारीवाल ने न सिर्फ सदन की मर्यादा को तार-तार किया, बल्कि उन्होंने स्पीकर के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन सदन की मर्यादा को चूर-चूर करते हुए कांग्रेस सांसद धारीवाल ने न सिर्फ बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान टोके जाने पर स्पीकर के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बल्कि उन्हें धमकी भी दी। आज 65 लोग हो रहे हैं बोलने वाले मानी। अरे वो तो कितने ही बोलने वाले हो तो देर तक चला लेना, लेकिन 5 मिनट दे दो। आप बोलिए 30 मिनट। कोटा लेना नहीं लेना तुम्हें। 30 मिनट से अधिक बोलिए हो। दरअसल सदन में ये बखेड़ा तब खड़ा हुआ जब बजट सत्र के प्रश्नकाल में बोलते हुए कांग्रेस के सांसद शांति धारीवाल को सभापति संदीप शर्मा ने समय की दुहाई देकर उन्हें अपना वक्तव्य खत्म करने को कहा, जिसके बाद सांसद धारीवाल ने सभापति से 5 मिनट और मांगे, जिस पर सभापति ने ये कहकर असमर्थता जताई कि आज बोलने वाले सदस्यों की लिस्ट लंबी है। जिसके बाद शांति धारीवाल अपना आपा खो बैठे और उन्होंने सभापति के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, धारीवाल ने सभा में मौजूद कर्मचारियों को भी उल्टा पुल्टा कहा। विधानसभा में अपशब्दों के इस्तेमाल का ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसे लेकर जहां सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी उनके रवैये को लेकर आलोचना की है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सदन में कांग्रेस सांसद के इस व्यवहार पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी के पसंदीदा विधायक और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने राजस्थान विधानसभा में कुर्सी को गाली दी और धमकियां दी। इससे पहले मंत्री रहते हुए धारीवाल ने राजस्थान की बलात्कारों में नंबर 1 बनने को ये कहकर उचित ठहराया था कि मर्दों का प्रदेश है। क्या ये मोहब्बत की दुकान है? राहुल जी, कोई कार्रवाई? हालांकि कांग्रेस सांसद शांति धारीवाल और सभापति संदीप शर्मा के बीच हुए इस नोकझोंक के बाद दोनों नेता आपस में मुस्कुराते हुए बात करते नजर आए, लेकिन सदन की मर्यादा को तार-तार करने वाली इस घटना पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। सभी को इंतजार है कि सभापति सदन का मान बरकरार रखने के लिए कांग्रेस सांसद को इस सड़क छाप भाषा के लिए क्या सजा सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए माननीय है, लेकिन सदन में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है उससे कई सवाल भी उठ रहे हैं। और लेकिन विवाद ये शुरू कैसे हुआ रिपोर्ट के जरिए आपने देख लिया, लेकिन देखिए विवाद में सांसद शांति धारीवाल जो है एक बार फिर से आ चुके हैं और लगातार इन पर अब सवाल उठने लगे हैं। स्पीकर को गाली देने का आरोप लगा है, जो हमने रिपोर्ट के जरिए भी आपको दिखाया। इसके अलावा देखिए राजस्थान विधानसभा में अभद्रता का इस्तेमाल किया गया है, सभापति को धमकी देने का भी आरोप लगा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर सदन की गरिमा को क्यों चोट पहुंचाई जाती है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। कहते हैं कि पुलिस या जांच एजेंसी अगर अपनी पर उतर आए तो वो जहन्नुम में भी हाथ डालकर अपराधियों को निकाले। कुछ ऐसा ही दिखाई दिया है देश की राजधानी दिल्ली और इससे सटे एनसीआर में, जहां सीबीआई ने छापा मारकर फर्जीवाड़ा कर रहे एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। कैसे फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहा था वो नेटवर्क,